देखिए, हरियाणा की हम बात कर रहे थे। हरियाणा का प्रभाव केंद्र में अब बढ़ा है। वहीं पिछली बार जहां केंद्र में सिर्फ 2 मंत्री थे, अब की बार केंद्र में 3 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रदेश से जिन सांसदों ने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, उनमें पूर्व सीएम मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर का नाम शामिल है। तो इन 3 बड़े शहरों ने और इन 3 बड़े नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली। हरियाणा का कद भी बढ़ा है और लिहाजा पिछली बार की तुलना में देखिए सीटें 10 थी, लेकिन मंत्री 2 बनाए गए थे। इस बार सीटें 5 बीजेपी ने जीती, लेकिन हरियाणा में इस बार 3 सांसद जो है वो उन्हें मंत्री बनाया गया है। लिहाजा इसके क्या मायने हैं, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ये कोई बड़ा फैसला इसको माना जा सकता है, इसके क्या मायने हैं और क्या राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की गई है, क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, क्या कहीं पर अगर नाराजगी रही तो उसे दूर किया जाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, ये तमाम फैक्टर्स इसके पीछे हो सकते हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली। इनके अलावा हरियाणा से 3 सांसद देखिए मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा के 9.5 साल तक सीएम रहे पूर्व सीएम मनोहर लाल, उन्होंने भी अपने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। कृष्णपाल गुर्जर ने भी मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा यहां पर राव इंद्रजीत सिंह भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि कैबिनेट में मौका मिला है मनोहर लाल को। 2,32,577 वोटों से चुनाव जीते थे। इतने बड़े मार्जिन के साथ वो यहां से करनाल से जीत कर आए। 2014 से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे। तो देखिए, ये मनोहर लाल का पूरा हम आपको खाका बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। देखिए, सीएम पद की उन्होंने कुर्सी भी छोड़ी। 2014 तक पार्टी के संगठनात्मक महासचिव बने रहे और यानी कि संगठन तौर पर भी, संगठनात्मक स्तर पर भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। 1977 में आरएसएस से के साथ वो जुड़े और 14 साल काम करने के बाद 2000 में बीजेपी में शामिल हुए। गुरुग्राम लोकसभा सीट से उन्होंने एक जीत हासिल की। राव इंद्रजीत सिंह के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट में मौका मिला है। 75,000 से ज्यादा वोटों के अंतर के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। लिहाजा एक बड़ा अंतर इसे माना जा सकता है। हरियाणा के पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ये। 1977 से लेकर 2014 तक कांग्रेस में ही अपनी सेवा देते रहे, कांग्रेस में ही रहे और उसके बाद 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ली, बीजेपी की सदस्यता ले ली। 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, 6ठी बार लोकसभा सांसद बने और इसी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी इन्होंने बना लिया। मोदी सरकार के पहले और दूसरे टर्म में राज्य मंत्री रहे। अब कृष्णपाल गुर्जर के बारे में आपको बता देते हैं। इन्हें भी कैबिनेट में मौका मिला है। फरीदाबाद सीट से जीतकर हैट्रिक लगाई है। 1,70,000 से ज्यादा वोटों के अंतर के साथ ये जीते हैं। लिहाजा बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में यानी दूसरे टर्म में राज्य मंत्री बने। एक बार फिर से मौका दिया गया है। 1994 में बीजेपी में रहते हुए पार्षद चुनाव भी इन्होंने जीता। 1996 पर आइए, 1996 में विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता, उसमें भी इन्होंने जीत हासिल की। 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में बंसीलाल सरकार में परिवहन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। तो कृष्णपाल गुर्जर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिन्हें कैबिनेट में मौका दिया गया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा चुके हैं। तो ये तो था सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको तीनों सांसदों के बारे में बता दिया, जिन्हें हरियाणा के प्रतिनिधित्व के तौर पर संसद में, अब देखिए अब की बड़ी बात है कि संसद में हरियाणा को और मजबूती मिलेगी। हरियाणा के मुद्दों को अब बखूबी उठाया जाएगा और हरियाणा को मजबूती के लिहाज से भी इसको देखा जा सकता है।
तो देखिए इसके क्या मायने हैं, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं तारुफ करवाऊंगी। लेकिन बजरंग दास जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, किस तरीके से आप इस कैबिनेट को देख रहे हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि अब हरियाणा को संसद में मजबूती मिलेगी, हरियाणा के मुद्दों को अब बखूबी उठाया जाएगा। मान रहे हैं आप कि मजबूती मिली है हरियाणा को, अब कद बढ़ा है हरियाणा का? हेलो मैडम जी, मेरे से पूछा आपने? गुप्ता जी, हेलो जी सर, आवाज मिल रही है आप तक? हाँ बिल्कुल, आपने मेरे से सवाल पूछा। जी जी बिल्कुल गुप्ता जी, ऐसे है। जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला है और जनता के आशीर्वाद से हम 0 से 5 पर पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी अपनी पार्टी कहती है और यूं कहती थी, हमारे 15 प्रमुख अंदर और बाहर घर घर 15 प्रमुख हमारे फिर रहे हैं, वो 10 से 5 पे आई है। थोड़ी बहुत भी रही है, नहीं हम 8 सीट जीतने वाले थे, ये सबको पता है। मगर मैं एक बात और कहता हूँ, जहाँ नया मंत्रिमंडल बना है उसके लिए मैं मोदी जी को और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूँ। और साथ ही हरियाणा के अंदर जो 3 मंत्री बनाए हैं, मनोहर लाल जी बनाए हैं, और अपने किशन पाल गुर्जर जी, राव इंद्रजीत जी को, उनको भी बधाई देता हूँ। मगर एक बात और है, जिस प्रकार आपने देखा 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के हित में काम किया, जनता के हित के अंदर काम किया। जो योजना हमने लागू की, वो योजना भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी थी, उसकी मुंह की खानी पड़ी। तो आपको मैं उदाहरण देता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया, जो हरियाणा की सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 382 गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए, वो बहुत अच्छी योजना थी। आज उन्होंने बंद जो की, उन्होंने इसको लागू करने की बात की है। उन्होंने कहा 100 गज के जो प्लाट की जो योजना कांग्रेस पार्टी में लागू की थी, जिनको हम नहीं दे पाए, जाते जाते उनको हम रिश्तियां देके जाएंगे। और एक मंत्री कहता है, जो हमारा प्रॉपर्टी आईडी का फैसला था, सीपीआईडी का फैसला था, मॉडल का फैसला था, उस पर हम पुण्य विचार करके ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करने जा रहे हैं, उसको हटाने जा रहे हैं। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है, हटाने के बजाय हम उसमें संशोधन करेंगे, संशोधन करके जो कमियां होगी वो दूर करेंगे। 2-2 घंटे सरकारी अधिकारी बैठेंगे। अरे 2 साल से ज्यादा हो गए, प्रॉपर्टी आईडी में घोटाला हुआ, 18 करोड़ 11 लाख रुपए का आपने टेंडर दिया, पेमेंट 57 करोड़ से ज्यादा उन्हें 80 कंपनी, जो एक मंत्री के रिश्तेदार की जयपुर की कंपनी है, खुले तौर पे कहता हूँ, उसको टेंडर दिया। जहां तक कि आप देखोगे, हिसार की नगर निगम, सोनीपत के नगर निगम ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा अब प्रॉपर्टी आईडी गलत, अब इसकी दर्ज हुई है, इसकी पेमेंट रोकी है और इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। नहीं, 18 करोड़ 11 लाख पेमेंट की बजाय 57 करोड़ से ज्यादा पेमेंट कर दी। ठीक है राजनीत, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राकेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सर बहुत स्वागत है आपका। सुखबीर तंवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश कुमार जी, अब आपका रुख करते हुए जरा आकलन कर बताइएगा कि कितनी मजबूती अब हरियाणा को मिली है, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार 10 सीटें बीजेपी के हिस्से आई थी, क्लीन स्वीप किया था, लेकिन उस दौरान भी 2 मंत्री बनाए गए थे। अब तो 5 सीटें हैं, घटकर आधी हो गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेशियो ज्यादा रहा। इस बार 3 सांसद मंत्री बना दिए गए हैं। क्या मायने हैं इसके, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, क्या वजह, क्या मान रहे हैं आप? मनीषा जी, बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी को हरियाणा में 5 सीट का घाटा हुआ है। 5 सीट इनके हाथ से चली गई और पिछली बार 10 की 10 सीटें हरियाणा ने जीती थी बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी का जनाधार जिस तरीके से हरियाणा में कम हुआ और जेजेपी इनसे अलग हो गई और जेजेपी के पास भी वोट बैंक बचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए हरियाणा के अंदर जीते हुए 5 सांसदों में से 3 को मंत्री बनाया है।
इससे कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि जो आने वाले समय में हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर अपनी वापसी बनाए रखने के लिए और जो डैमेज उनको लोकसभा चुनाव में हुआ है, क्योंकि आप देखें कि अब सीधे तौर पे हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन में विधानसभा के अंदर जो फाइट होगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी। तो बीजेपी ने अपने उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, अपने जो जनता का वोट बैंक के जनाधार है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं 5 सांसदों में से 3 को मंत्रिमंडल का पद दिया है, क्योंकि वो मंत्री बनेंगे और जब वो हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होगा तो वो पूरे हरियाणा के अंदर जाके जब प्रचार करेंगे तो जब केंद्रीय मंत्री लोगों तक पहुंचता है और हरियाणा प्रदेश की भागीदारी एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा दिखती है तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो जागरूक होकर उस तरीके से वोट डालने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ बीजेपी को हरियाणा के अंदर किसानों की नाराजगी को भी दूर करना पड़ेगा, युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको भी दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बेरोजगारी का मुद्दा जो युवाओं का है उसको भी दूर करना पड़ेगा और जो उनके कमिटमेंट्स हैं, जिस तरीके से खेलों के अंदर हरियाणा का योगदान सबसे अधिक रहता है तो खेलों के प्रति भी जो स्पोर्ट्समैन है उनको किस तरीके से सुविधाएं दी जाएं उसका मुद्दे को देखना पड़ेगा, वहां पर किस तरीके से बिजनेस के डेवलपमेंट हो सके उसको देखना पड़ेगा। तभी ये किसी ना किसी तरीके से बीजेपी अपने आप का अपना अस्तित्व, अपने जनाधार को हरियाणा के अंदर बचा पाएगी। अन्यथा विधानसभा चुनाव के अंदर भी केवल मंत्रिमंडल में हरियाणा की जगह बढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की जनता को, हरियाणा के सर्व समाज को साथ लेके बीजेपी नहीं चलेगी। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी वो तभी होगा जब आप उनके मुद्दों को पूरा करेंगे, आप उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे, आप उनके मुद्दों को उतनी प्रमुखता के साथ उठाएंगे और वो दिखेगा अगर संसद में दिखेगा, क्योंकि इस बार तो विपक्ष भी मजबूत है, लिहाजा विपक्ष मजबूत होता है तब ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना सरकार की कि उतनी मजबूती के साथ वहां के मुद्दे को उठाया जाए। ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन देखिए जितनी अपेक्षाएं हैं उतनी चुनौतियां भी हैं आपकी इस बार। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है, वो पार्टी है जिसने 1960 के 62 के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं भी अन्य दलों की तुलना में लोगों को ज्यादा हैं। हमने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास जब से हम सरकार में आए निरंतर किया है। इस चुनाव में विपक्ष के भ्रामक प्रचार के कारण हमको कुछ नुकसान हुआ, हमारी कुछ खामियां हो सकती हैं, उनके कारण हमको कुछ नुकसान हुआ। हम 2024 का जो लोकसभा भ्रामक प्रचार कैसे, क्योंकि रावदान सिंह तो ये कहते हैं कि भाई हमारे ही कुछ अंदर के लोग थे जो पार्टी में रहते हुए दायित्व नहीं संभाल पाए, तो वो तो अपने ही अंदर पार्टी के नेताओं से भीतरघात की बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया। मुझे परेशानी है कि मेरी अभी तो बात पूरी नहीं हुई, आपने सवाल पे सवाल दाग दिया। नहीं, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। मेरी बात पूरी तो होगी जब तो आप पूछिएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष के भ्रामक प्रचार पर आप मुझे समय दीजिए, बीच में टोकिएगा मत। ठीक है, विपक्ष का भ्रामक प्रचार का केवल नमूना आपके सामने रख रहा हूं। विपक्ष ने जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय में देश भर के मुसलमानों को भड़काकर झूठ बोलकर के सबकी नागरिकता चली जाएगी, शाहीन बाग खड़ा किया था और उस कानून में एक भी लाइन किसी नागरिक की, किसी हिंदुस्तानी नागरिक की, मुसलमान की नागरिकता छीनने की नहीं थी। कोरा झूठ था, लेकिन वो चला और शाहीन बाग का तमाशा आपने देखा। ठीक उसी तरह चुनाव में विपक्ष ने एक बहुत बड़ा झूठ ये बोला कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की अगर 400 पार की सरकार बन गई तो ये तो संविधान बदल डालेंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान नहीं रहेगा, चुनाव ही नहीं होंगे। इस तरह का भ्रामक प्रचार करके कमजोर तबके के लोगों को, गरीब लोगों को, ऐसे लोगों को जो बहुत संवेदनशील हैं संविधान को लेकर के, उनको ये गुमराह करने में कामयाब रहे। इस तरह के भ्रामक प्रचार में आगे लोग न आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। एक दूसरी बात ये, जितना समय इस कार्यकाल का हमारा शेष बचा है, हमारी अगर कहीं कोई खामियां हैं, हम अपनी एक एक खामी को दूर करके और बेहतरीन सर्वोत्तम सरकार, आज भी मैं कहता हूं हमसे बेहतर सरकार कांग्रेस नहीं दे सकती। बजरंग दास जी इतरा तो रहे हैं,
लेकिन मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं। बजरंग दास जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसको 2014 से लगातार हिंदुस्तान की जनता ने, हरियाणा की जनता ने सत्ता देने के काबिल नहीं समझा। 2014 में ये सत्ता से बाहर हुए, 19 में इन्होंने, रुको बजरंग जी नहीं, बजरंग जी बीच में नहीं, बजरंग जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बजरंग जी बीच में नहीं, मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोला था। बजरंग जी देखिए, अगर आप इनको ठीक है बजरंग जी, बजरंग जी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ सर, उनकी बात आप पूरी होने नहीं दीजिए, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लीजिएगा सर। मेरी बात ऐसे दो साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आता सर। ठीक है, बजरंग दास गर्ग उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसे 2014 में नकारा गया, 2019 में इन्होंने कहा नहीं हम सत्ता में लौट रहे हैं, इन्हें फिर नकारा गया, और 2024 के लोकसभा में ये जो 5 सीटें आने पर इतरा रहे हैं, इन्होंने भी 10 सीटें मांगी थी हरियाणा के लोगों से, हमने भी 10 सीटें मांगी थी हरियाणा के लोगों से, इनको 5 मिल गई, इनको भी कहा, और 5 हमको मिल गई। तो ये इस बात से क्यों समझ रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने इन्हें कह दिया भाई आ जाओ हम राज बना लो। बजरंग जी हमारी 19 में, बजरंग जी हमारी 19 में 10 लोकसभा की सीटें आई थी, हमारा आंकड़ा विधानसभा में घट गया था, आज हमारी 5 सीटें आई हैं, हम विधानसभा में अपने आंकड़े को बढ़ा करके बहुमत पाने वाले आंकड़े पर सुखबीर जी का मैं एक बार रुक लेती हूँ सर, सरकार बनाएंगे। जुड़े हुए हैं सर, मेरे पास समय का अभाव है। हाँ सर वीरेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात आप पूरी रखिएगा वीरेंद्र जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, फिर मुझे बजरंग जी के पास भी जाना रिएक्शन लेने के लिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनका रुख कर लेते हैं हम। सुखबीर जी आप जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक भ्रामक प्रचार प्रसार करने की कोशिश की गई और उसके बाद ये नतीजा रहा है, जिस तरीके से आप लोगों ने 400 पार अगर ले आएगी बीजेपी तो फिर वो संविधान को खत्म करेंगे, ये एक स्टेटमेंट आप लोगों ने लगातार इसको रिपीट किया, और यही वजह है, वो ये मान रहे हैं कि ये एक बड़ी वजह है कि लोग इसके झांसे में आ गए हैं, लोगों के बीच में ये भ्रामक प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया और इस वजह से ये सीटें कम हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सांसदों की यहाँ पर भागीदारी जो है वो मंत्रिमंडल में बढ़ी है। क्या आपको नहीं लगता है कि मजबूत विपक्ष होने के साथ साथ उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां भी सरकार की तरफ से अब बढ़ेंगी, उतनी ही मुद्दों को आप प्रमुखता के साथ उठाना होगा, हरियाणा के मुद्दों को? देखिए मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी पे कहावत चरितार्थ होती है, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। जिस प्रकार से अभी वीरेंद्र जी ने बताया कि विपक्ष ने भ्रामक प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था, अब की बार 400 पार, कितनी आई 240, क्या ये भ्रामक नहीं था? इसके अलावा अतीत में भी जिस प्रकार से इन्होंने इस देश की जनता को बहकाया फुसलाया, आपकी सरकार बनाने की बात मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं सर, ये फिर रूल सिर्फ बजरंग दास जी के लिए नहीं है ना, ये नहीं चलेगा, कैसे कह सकते हो? अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे सरकार बनाएंगे, बन गई क्या? अरविंद केजरीवाल 7 दिल्ली की सीटें जीत रहे थे, जीत गए क्या? भ्रामक प्रचार था क्या? वीरेंद्र जी एक बार आप सुखबीर जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। आपको मैंने पूरा समय दिया, आपके बारे में वो नहीं बोले थे सर। काम करना सर प्लीज नहीं कहते वीरेंद्र जी, चुनाव में कोई लक्ष्य रख करके सर ऐसा सही नहीं लगता, मैं इतनी सभ्यता की उम्मीद तो आपसे कर ही सकती हूँ सर। उसको कहते हैं वीरेंद्र जी, आप लोग करते हो, भ्रष्टाचार करते हो। सुखबीर जी आप बोलिए। वीरेंद्र जी मुझे मजबूरन फिर ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर, अच्छा नहीं लगता है। बना के आ जाते हो मैदान में। अच्छा ये वीरेंद्र जी ये अनुरोध है सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, ये सही नहीं लगता ना, आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है सर। आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप रिएक्शन दे दीजिए। सुखबीर जी बोलिए सर, सुखबीर जी बोलिए। देखिए जिस प्रकार से मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी पे कहावत चरितार्थ होती है, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। जिस प्रकार से इन्होंने विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जो 3 मंत्रिमंडल में स्थान दिए हैं, आज समस्त दक्षिण हरियाणा है उसमें रोष है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ सांसद 6 बार के सांसद को इन्होंने, जो 2004 में कांग्रेस जो संप्रभु की सरकार थी उसमें जो होता था वही आज होता है। और निश्चित तौर पे ये जो पूरे दक्षिण हरियाणा की और
पूरे राव इंद्रजीत सिंह के, ये अपमान है। और इस अपमान का बदला दक्षिण हरियाणा की बार भारतीय जनता पार्टी से लेने वाला है। ऐसे नहीं चलेगा। और कैसी कैसी बात करते हैं, अरे आप हरियाणा में आने वाले हो, हरियाणा के पे बात नहीं करते हो। शिक्षा का क्या किया आपने सारे के सारे स्कूल मर्जर के नाम पे कितने हजारों स्कूल आपने बंद कर दिए। स्वास्थ्य के नाम पे जिस प्रकार से गुड़गांव में ईंट लगने लगी 10 साल से, उसके जिम्मेदार कौन है? और बिजली जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली है और 24 घंटे बिजली है, और आप हरियाणा में कितने सीटें हराई हैं दिल्ली के लोगों ने। ध्यान दे रहा, दिल्ली के लोगों ने 7 सीटें हराई हैं। दिल्ली के लोगों ने 7 की 7 सीटें हराई हैं। फ्री विषय 7 सीटों का नहीं पानी वालों, है, विषय आपकी विफलता आपकी 7 सीटें हार कर आए और हो। आपकी विफलता आईना देखो चेहरे में, अंतिम घर तक लेके जाएंगे। आईने में चेहरा अंतिम देखो। दिल्ली की 7 की ठीक है। 7 सीटें हार कर आए हो। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है वीरेंद्र जी, मैं बजरंग जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है, एक फाइनल कमेंट में ले लेती हूँ, बड़ी देर से वो बोलना चाह रहे हैं कुछ। ठीक है और दिल्ली में वीरेंद्र जी, ठीक है सुखबीर जी, ठीक है, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा। बजरंग जी, आप अपनी बात कीजिए जल्दी से 30 सेकंड में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी तरह हार को देखते हुए 3 केंद्र में मंत्री बनाए हैं। मैं ये 3 नहीं, अगर ये 10 मंत्री भी बना दे। सर, क्या ये विधानसभा चुनाव की मजबूरी के तौर पर आप देख रहे हैं? क्या विधानसभा चुनाव मजबूरी है बीजेपी की? मजबूरी नहीं, तैयारी है। मजबूरी है, नहीं, ये कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। सभी 3 मंत्रियों को बनाया गया है जनता को बरगलाने के लिए। 3 मंत्री सरकार ही की है, सरकार ने फली नहीं पड़ी, सरकार ने जनता लूट रहे काम किया, सरकार ने खुद मांगा, नौकरी आ रही है, सरकार ने मांगा, हमने कांग्रेस के राज के अंदर। वीरेंद्र जी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी सर, जब आप बोल रहे थे तब कोई नहीं बोल रहा था, तब शांति से सब सुन रहे थे, और जब सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे तब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं सर। आपसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है बजरंग जी, बहुत ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हम तक साझा करने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।